बच्चों, सामाजिक विज्ञान में सामाजिक विज्ञान 4 विषयों का एक समूह है, जिसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र मिल रहता है। मैं आज अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर विकास लेके आया हूँ। आपको पता है कि आपकी एक पाठ्य पुस्तक है अर्थशास्त्र की, जिसका शीर्षक ही है आर्थिक विकास की समझ। ठीक, तो हम विकास के बारे में आज बात करने के लिए आए हैं। ये पहला चैप्टर है। ठीक, तो सबसे पहले हम विकास की प्रस्तावना देखते हैं, यानी परिचय, इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। परिचय बोले तो अगर परिभाषा पूछे, अर्थ पूछे, तो आप यहाँ से आराम से लिख सकते हो। एक ही बात होती है। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे जीवन से जुड़ी है। बच्चों, जैसे ही व्यक्ति में हमारा व्यक्ति के रूप में जन्म होता है, तो हमारी एक उत्कंठता होती है कि हम अपने आप को बेहतर करते जाएं या हमारे साथ बेहतर हो। ये सभी लोग चाहते हैं कि हम अच्छी ज़िंदगी जिए। यहाँ पे जो हम वो अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं ना, तो वो किससे आता है? अच्छी शिक्षा से, अच्छा स्वास्थ्य से, सम्मान अगर हमें मिले समाज में तो उससे, सुरक्षा से, और हम सुरक्षित जी पाएँ, भयमुक्त जी पाएँ उससे, और जो हमें सुविधा इस तरह के चाहते हैं। ठीक है, तो विकास का संदर्भ इन्हीं इच्छाओं से है। ठीक है, तो मनुष्य जो है वो इच्छाओं का पुतला होता है। वो कुछ ना कुछ अपने आप में बेहतर ही चाहता है, कोई भी हो। ठीक, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या वो कितना भी अपने स्तर को से नीचे हो। ठीक है, यही इच्छाएं हमें विकास के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करती है। तो ये जो इच्छाएं हमारे मन में होती है, ये इसी से हम सोच पाते हैं कि हमें विकास करना चाहिए। विकास केवल अधिक धन कमाना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन प्राप्त करना है जिसमें व्यक्ति सुरक्षित, स्वतंत्र, शिक्षित और आत्मसम्मान के साथ जी सके। तो ये सब जो पॉइंट है विकास के बारे में, यानी आप समझ लो कि विकास सिर्फ धन कमाने की बात नहीं है कि हमको धन कमाना है। सिर्फ धन कमाना विकसित होने का प्रमाण नहीं होता। हम लोग, हाँ, ऐसा नहीं है कि बिना धन के होता है। धन भी एक फैक्टर है, लेकिन और भी तत्व हैं जिनको हम विकास के श्रेणी में रखते हैं। ठीक, तो हम उसको आगे डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल से। तो हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए विकास की कामना करते हैं। तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम बढ़ें, हमारा देश बढ़े, और ये हम सभी की कामना होती है। लेकिन विकास की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं होती। अगर आप कहोगे कि विकास जो हमारे लिए है वो दूसरों के लिए भी वही सेम हो, तो ऐसा नहीं होता बच्चों। कभी कभी तो विकास जो की अवधारणा जो है, किसी के लिए विकास होता है, किसी के लिए विनाश भी हो जाता है। वही सेम सेम विकास का स्थिति। ठीक है, तो हम अगर तो विकास की अवधारणा सभी के लिए अलग होता है। विकास सबसे अलग अलग वादा करता है। जिस तरह का व्यक्ति होता है, जिस पृष्ठभूमि का होता है, उसके हिसाब से विकास की परिभाषा बदल जाती है। ठीक है, क्योंकि सबकी विकास की अवधारणा अलग अलग होती है। विकास क्या वादा करता है? ठीक है, विकास जो है, ये भी डिस्कस करेंगे कि सभी व्यक्तियों के लिए कैसे विकास की अवधारणा अलग अलग होती हैं, कभी कभी विरोधाभास कैसे हो जाती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो विकास क्या वादा करता है भाई? विकास बेहतर जीवन की गारंटी देता है। विकास जो है लोगों को एक बेहतर जीवन जी सकें, इसकी गारंटी देता है। इसमें शामिल है अच्छी आमदनी। ठीक है, अब अच्छी आमदनी से क्या तात्पर्य है? अच्छी आमदनी का तात्पर्य है कि जितने भी लोग हैं देश में, ठीक है, वो अपने जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको वो आराम से पूरा कर लें। किसी तरह का उनको कठिनाई नहीं का सामना नहीं करना पड़े। जीवन जीने में संघर्ष ना हो। जैसे अगर पैसा हम नहीं कमाएं, अगर हमारी आमदनी अच्छी नहीं हो, तो क्या हम अच्छा बेहतर जीवन जी सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ठीक,
उसी तरह इसमें शामिल है शिक्षा। ठीक है, अच्छी आमदनी धन से तात्पर्य है। अब हम चलते हैं शिक्षा की ओर। शिक्षा का मतलब क्या होता है? शिक्षा का मतलब होता है सभी लोगों में एक जागरूकता हो, सभी लोग जागरूक हों अपने हक अधिकारों के प्रति। ठीक है, अगर हाँ, शिक्षा का तात्पर्य इससे भी है कि हम सही निर्णय ले पा रहे हैं कि नहीं। अगर जागरूक व्यक्ति हमेशा सही निर्णय ले पाता है, ये पक्का है, तो शिक्षा एक माध्यम है जिससे लोग जागरूक होते हैं। और एक जो अशिक्षित व्यक्ति है वो उतना अपने फैसले सही सही नहीं ले सकता है। आपको पता है कि शिक्षित व्यक्ति अपने फैसले बहुत हद तक सही लेता है अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में। तो शिक्षा और शिक्षा का तात्पर्य स्कूल कॉलेजों से है यहाँ पे विकास में, कि स्कूल और कॉलेज समृद्ध हो तो ही शिक्षा ये हो पाएगा। अब अगला पॉइंट है स्वास्थ्य। विकास क्या गारंटी देती है? अच्छी आमदनी, शिक्षा। अब चलेंगे स्वास्थ्य के ऊपर। अगर स्वास्थ्य का तात्पर्य है कि लोग अच्छे से एक स्वस्थ जीवन जी पाएं, एक लंबी जीवन जी पाएं, तो इसका जो संबंध है वो जीवन प्रत्याशा दर से है कि लोग उस देश में कितना दिन जी रहे हैं, कितना वर्ष जी रहे हैं, कितना अपना आराम से अपना जीवन निकाल दे रहे हैं। अगर उनको बीमारी हो रही है तो ठीक हो जा रहे हैं कि नहीं, ये स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य का मतलब है हॉस्पिटल से। शिक्षा का मतलब है स्कूलों से, कि स्कूलों की संख्या कितनी है, हॉस्पिटल की सुविधा है कि नहीं, लोगों को अच्छी सी दवाइयाँ मिल रही है कि नहीं, लोगों को अच्छे से पढ़ाई लिखाई उनकी हो पा रही है कि नहीं, ये चीज़ से मतलब है। अब हम आते हैं सुरक्षा। अब सुरक्षा भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि सुरक्षा कैसे विकास बेहतर जीवन की गारंटी देता है। सुरक्षा का मतलब है कि हम जिस जगह जी रहे हैं, जिस शहर में जी रहे हैं, जिस गांव में जी रहे हैं, वहाँ पे हम सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं, भय का माहौल है कि नहीं। भय का माहौल तो नहीं है। जैसे मान लो कि अगर हम अच्छा आमदनी कमा लें, शिक्षा भी हमें ठीक ठाक मिल जाए, स्वस्थ भी हम रहें ठीक, लेकिन ये पता चलता है कि 10 बजे के बाद या 6 बजे शाम के बाद लड़कियों का निकलना थोड़ा मना है। ठीक है, लड़कियां अच्छे से नहीं सब कुछ प्राप्त कर सकती, तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि सुरक्षा की कमी है, उस देश में सुरक्षा की कमी है। ठीक है, उनके हक मारे जा रहे हैं। ठीक है, तो सुरक्षा का तात्पर्य यहाँ पर, जैसे हम कोई भी विकसित देश देख लोगे तो वहाँ महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा का वातावरण है, वहाँ की पुलिस, वहाँ के प्रशासन अच्छे हैं। सुरक्षा का मतलब ये भी है कि आप कितना भी विकास कर लो। अभी रसिया और यूक्रेन का मामला ले लें कि वहाँ पे यूक्रेन भी एक विकसित राष्ट्र था, लेकिन रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यूक्रेन तबाह हो गया। ठीक है, क्योंकि उसने अपनी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। जैसे हमारे देश में भी, जैसे चारों तरफ वो जो पड़ोसी देश हैं वो खतरनाक ही हैं अपने देश के लिए, जैसे बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो इनसे हमें सुरक्षा चाहिए, तो ही हम विकास कर पाएंगे। तो सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब आगे चल के बात करें समानता। समानता का मतलब होता है कि जो आर्थिक विषमता नहीं होनी चाहिए, मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले और कुछ लोग बहुत कम। ठीक है, वो समानता का मतलब वहाँ से है। ठीक, अब अगला आएंगे स्वच्छ वातावरण। स्वच्छ वातावरण का तात्पर्य है कि हमारी जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ का वातावरण शुद्ध हो, हवा पानी शुद्ध हो, जैसे नदियाँ साफ हो। ठीक है, जंगल पहाड़ हों जिसमें हमें अच्छे से अच्छा पानी मिल जाए, अच्छा हवा मिल जाए, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा हो, वहाँ की जितनी भी पानियाँ हों पोर्टेबल हो, यानी हम पी सकें। जैसे तालाब का पानी है तो तालाब का भी पानी पी सकें, नदी बह रहा है हम आराम से पी सकें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि हमारा जो वातावरण है
वो हमने खुद खराब किया है हमारे, क्योंकि हम कोई विकास का काम करते हैं सबसे पहले प्रकृति का दोहन करते हैं, जंगल का जंगल काट देते हैं, नदियों में कचरा डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, वातावरण अशुद्ध होता है और लोगों का जो जीवन का क्वालिटी है, जीवन की गुणवत्ता है, वो कम हो जाती है, बहुत तरह की बीमारियां फैलती हैं। तो हमारा अगर कोई देश का स्वच्छ वातावरण है तो भी वो विकसित माना जाएगा, सिर्फ धन की बात नहीं होती है। सम्मानपूर्वक जीवन का मतलब है कि मनुष्य जीवन में अगर कोई व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसका हक है कि वो डिग्निटी के साथ जिए, सम्मान के साथ जिए, किसी भी जाति धर्म की रंग भेद ना हो उसके साथ, ठीक है, किसी भी जाति या धर्म के नाम पे उसके साथ कोई भी छुआछूत नहीं हो, ठीक है, सब सम्मान से जीने का हक है सबको। और एक जो है अभी मैंने बताया था आपको, एक क्या था, अभी हम जस्ट बोले थे, हाँ, किसी का भी रंग देख के उसके साथ भेदभाव ना किया जाए, ठीक। तो ये सब सम्मानपूर्वक जीवन जीने का ये है। तो लेकिन अलग अलग लोगों के लिए बेहतर जीवन का अर्थ अलग हो सकता है, ठीक है, एक आदमी के लिए कुछ और हो सकता है, दूसरे आदमी के लिए वो कुछ और हो सकता है। जैसे विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य होते हैं, एक ही चीज सभी के लिए विकास नहीं हो सकती। अगर आप बोलोगे कि एक ही चीज सभी के लिए विकास है तो नहीं हो सकती। उदाहरण, एक किसान के लिए अच्छी फसल, सिंचाई, उचित दाम, ठीक है, एक किसान के लिए विकास क्या है, अच्छी फसल, उसका फसल अच्छा हो जाए, वो उसके लिए विकास है। यानी उसके खेतों अच्छा फसल कैसे होगा, उसको अच्छा हाइल्ड बीज मिल जाए, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिल जाए, उसके खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था हो, ठीक है, तभी अच्छा फसल का हम ये भरोसा कर सकते हैं। और जब उसका फसल हो जाए तो उसको उचित दाम मिले, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार के द्वारा तय किया जाए। तो एक किसान चाहता है कि उसको अपने फसलों का एक उचित दाम मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसलिए लाया गया, अच्छी फसल हो, उसकी सिंचाई की व्यवस्था हो, ये विकास, ये किसान का विकास हुआ। किसान ऐसा सोचता है। एक मजदूर के लिए क्या है, वो चाहता है कि हमको रोज काम मिल जाए, अच्छा वेतन मिल जाए, अच्छा सैलरी मिले, रोज काम मिल जाए, और भी बहुत सारी सुविधाएं हमारे बच्चों को लिए पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल मिल जाए। वो किसान का भी हो सकता है विकास का, और मजदूर के लिए भी हो सकता है। एक छात्र के लिए क्या चाहिए, एक स्टूडेंट है वो क्या चाहेगा कि अच्छा फसल हो जाए, नहीं भाई, वो चाहेगा कि उसकी शिक्षा अच्छी हो, जिस जगह वो रह रहा हो कॉलेज स्कूल की समुचित व्यवस्था हो जिससे वो पढ़ पाए। एक महिला के लिए सुरक्षा क्या है, सुरक्षा और सम्मान अधिकार, सुरक्षा चाहती हैं महिलाएं, ठीक है, क्योंकि हम आए दिनों देखते हैं कि जितनी दुर्घटनाएं होती हैं वो महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, अपराध उनके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे बाहर वो काम करने जा रही हो, तो उनके साथ जो बर्ताव है समाज का वो थोड़ा ठीक नहीं है, उसके वजह से वो कुंठित भी हो सकती हैं। तो सुरक्षा और सम्मान अधिकार, और समान अधिकार का मतलब जितना पुरुष को अधिकार है, जितने लड़के को अधिकार है, उतनी लड़कियों को भी अधिकार मिले, एक महिला ये चाहती हैं। एक व्यापारी क्या चाहता है, अधिक मुनाफा। व्यापारियों के लिए मेन ऑब्जेक्टिव, व्यापार एक ऐसा चीज है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो एक व्यापारी क्या चाहेगा कि उसके लिए प्रॉफिट विकास है। तो सब आदमी जो अलग अलग पृष्ठभूमि के हैं उनके लिए विकास अलग अलग होता है। तो इससे पता चलता है कि विकास के लक्ष्य व्यक्ति के अनुसार बदलते हैं, ठीक। तो ये टॉपिक समझे हम। अब हम अन्य लक्ष्य के बारे में बात करेंगे, और अदर गोल्स, ठीक है, कि विकास में क्या, धन कमाना ही विकास है, केवल धन कमाएं तो विकास है। विकास में यह भी शामिल है, विकास में ये भी शामिल है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब अंग्रेजी में हम लोग आराम से जानते हैं कि फ्रीडम होता है, ठीक है। फ्रीडम का मतलब क्या है, स्वतंत्रता की हम बिना किसी दबाव के अपने सारे निर्णय ले सकें, भय मुक्त वातावरण में जी सकें, ये स्वतंत्रता है, ठीक है। और सही फैसले अपने हम बिना किसी दबाव में हम ले सकें। तो अगर जहाँ पर इतनी
स्वतंत्रता, जहाँ जिस देश में ज़्यादा स्वतंत्रता होगी उसको विकसित माना जाएगा। जैसे भारत देश में एक चीज़ गिना जाता है कि कुछ भी हो जाए, कहीं भी कोई बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है, लेकिन भारत इस मामले में बहुत अच्छा है कि वहाँ पे किसी को भी स्वतंत्रता का अधिकार अच्छा खासा मिला हुआ है। ठीक है, वो अपने निर्णय वो स्वयं ले सकते हैं, किसी तरह का दबाव की स्थिति नहीं है। सुरक्षा की बात करें, सुरक्षा का तात्पर्य यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, वही है। ठीक है, समानता भी मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे देश में क्या होता है कि कुछ लोगों के पास बहुत आय होता है, ठीक है, और कुछ लोगों के पास बहुत कम, एक विषमता होती है, वो नहीं होना चाहिए। कुछ हद तक समानता का अधिकार होना चाहिए, सब लोग इक्वल होने चाहिए। सम्मान, सम्मान मैं बोला कि सबको जीने का अधिकार है अपने ये से, तो पहले भी ये पॉइंट मैं बोल चुका हूँ। स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वातावरण भी आप समझते हो। और सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय क्या मतलब होता है कि सभी लोगों को बिना उनकी जात देखे, बिना उसके धर्म देखे, बिना उसके रंग देखे सारे अधिकार मिलें जो एक हर व्यक्ति को का मौलिक अधिकार होता है, उसमें किसी तरह का भेदभाव ना हो। ठीक है, अब हम आएंगे, उदाहरण के तौर पे लिया गया है, एक फैक्ट्री रोजगार देती है, लेकिन अगर वह प्रदूषण फैलाती है, वह विकास और विनाश दोनों है। अगर एक फैक्ट्री रोजगार देती है तो फायदा किसको होता है बच्चों? जो उद्योगपति होता है, जो फैक्ट्री लगाते हैं, उनको मुनाफा होता है, तो उनको एक फायदा होता है, तो वो उनके लिए विकास हुआ। वहाँ पे जो मजदूर को काम मिलता है वो उनके लिए रोजगार हुआ। लेकिन विनाश किसके लिए हो गया? जो वहाँ आसपास रहते हैं उनको वो जो धुआं मिला फ्री में, वो उनके लिए विनाश हो गया। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लो कि नदी पे बांध बना, ठीक है, बिजली मिला तो सरकार को फ़ायदा हुआ और हम लोगों को फ़ायदा हुआ कि बिजली हमारे घर तक मिल गया और हम आराम से आरामदेह जीवन जी रहे हैं। लेकिन उनका सोचो, जहाँ पे बांध बना और वहाँ पे कुछ ट्राइबल रहते थे, एसटी रहते थे, क्योंकि जो नदी बांध वगैरह होता है वो एकदम जंगल और पहाड़ों के बीच ही होता है ज़्यादातर, तो वहाँ पे जो आसपास जो ट्राइबल रहते थे उनको विस्थापित हो जाना पड़ा, वहाँ छोड़ना पड़ा। एक दूसरा, अगर वो वहाँ रह भी गए तो कभी कभी बांध के गेट खोलने से उनका घर, उनका गांव, उनके जितनी भी मवेशी है वो सारा डूब जाते हैं। तो ये सब आर्थिक नुकसान होता है उनको, तो उनके लिए क्या बोलेंगे? इसको विकास बोलेंगे? उनके लिए वो विनाश है। जैसे एक और उदाहरण के तहत बताते हैं कि हम सड़क बनाएं और सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, उन पेड़ों को काट दिया गया और जंगल को ख़त्म किया गया, तो ये क्या विकास है? वहाँ पे कितने वन्य जीव रहते थे, कितने लोग रहते थे वहाँ पर। इस तरह से ये होता है। बहुत सारे लोग, एक समय क्या था कि एक फेसबुक में एक कमेंट किया कि एम्स जाने के रास्ते में भेड़िया दिखा, ठीक है, इसलिए सावधान, जब जाएं तो थोड़ा सावधान रहें। चलो, अच्छी बात थी, अच्छी जागरूकता था, लेकिन ये क्यों बोला गया कि भेड़िया मिला? आप मिले वहाँ पे, उसका तो वहाँ घर है, वो वहीं पे रहता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा उदाहरण, लाइव उदाहरण मैंने आपको बताया कि विकास का मतलब हम लोग क्या समझते हैं। विकास अगर हमारा हो गया तो इसका मतलब नहीं कि सामने वाला का हुआ है, हो सकता है उसका विनाश हो। तो यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट, नए कंसेप्ट का जन्म होना चाहिए। चलो आगे बताते हैं, इतना डिटेल जानने का ज़रूरत नहीं है। हम बात करेंगे अब राष्ट्रीय विकास का। राष्ट्रीय विकास का मतलब होता है पूरे देश का विकास। जब पूरे देश के विकास की बात होती है तो हम पूछते हैं देश के लोगों की औसत आय कितनी है। औसत आय का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में एवरेज इनकम बोलते हैं, और इसको बोला जाता है प्रति व्यक्ति आय। औसत आय बोलो या प्रति व्यक्ति आय बोलो, वो एक ही बात होता है। पर कैपिटा इनकम, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है पर कैपिटा इनकम, और इस पर बहुत सारा बात होता है, बहुत सारे डिबेट होते हैं। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम कैसे निकाला जाता है? तो ये बोलता है देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, प्रति व्यक्ति आय आ जाता है। ठीक, तो प्रति व्यक्ति आय हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम देख पाएं
कि उस देश में लोग की आमदनी क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। अगर प्रति व्यक्ति आय अच्छी है तो अपना जो वो नीड है, अपनी जो ज़रूरतें हैं, वो उसका मतलब वो देश पूरा कर पा रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय अच्छा होना चाहिए ही। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, हम ये भी देखना पसंद करेंगे राष्ट्रीय विकास में कि उस देश की शिक्षा की स्थिति कैसी है। क्योंकि शिक्षित होंगे लोग तो जागरूक होंगे लोग, जागरूक होंगे लोग तो फैसले सही होंगे, देश आगे बढ़ेगा। तो ये भी देखना जरूरी है। स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, लोग जी कितना रहे हैं, अच्छा क्वालिटीपूर्ण जीवन जी पा रहे हैं कि नहीं, अपनी अच्छी गुणवत्ता वाली लाइफ को जी पा रहे हैं कि नहीं, ज़्यादा लोग फिट हैं कि नहीं, ये स्वास्थ्य का मामला है। ठीक है, तो अगर उस देश में अस्पतालों की संख्या अधिक है, डॉक्टरों की संख्या अधिक है, सुविधाएं मिल पा रही हैं लोगों को, तो हम मानेंगे कि स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है। जीवन प्रत्याशा कितनी है, जीवन प्रत्याशा का भी संबंध स्वास्थ्य से ही है। ठीक है, कि जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि कितने लोग कितना जीवन जी पा रहे हैं, एवरेज एवरेज एज क्या है पूरे देश की। जैसे अगर कोई 80 जी रहा है, कोई 85 जी रहा है, कोई 90 जी पा रहा है, तो ये मानेंगे कि जीवन प्रत्याशा दर अच्छी है। ठीक है, गरीबी कितनी है ये भी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी अगर किसी देश का राष्ट्रीय विकास देखेंगे तो गरीबी कितनी है, गरीबी कितनी है मतलब हमको प्रत्येक वर्ष देखना चाहिए कि पॉवर्टी लाइन से यानी गरीबी रेखा से कितने लोग बाहर आए। तो इससे पता चलता है कि गरीबी कितनी है। और इससे ये भी पता चलता है अगर पर कैपिटा इनकम अच्छा है, एवरेज इनकम अच्छा है, लेकिन गरीबों की संख्या ज़्यादा है, तो हमको समझ में आता है कि आर्थिक विषमता भी बहुत ज़्यादा है। ठीक, अब आर्थिक विषमता मतलब सबों के पास पैसा नहीं है, कुछ एक लोगों के पास पैसा है। जैसे अभी भारत एक बड़ा इकोनॉमी माना जाता है, 4 नंबर का इकोनॉमी माना जाता है, 4 नंबर से शायद 3 नंबर चला गया। तो इस स्थिति में लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं तो गरीबी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कुछ ही लोग अमीर हैं जो प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ा दिए लेकिन गरीबी नहीं मिटा पाए। ठीक, देश के विकास मापने के लिए धन पर्याप्त सिर्फ नहीं होता। अगर हम बात करें कि देश का विकास अगर नापें, हो सकता है एक व्यक्ति का विकास हम धन से बोल भी सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन देश में तो बिल्कुल नहीं बोल सकते कि केवल धन ही पर्याप्त है किसी देश के विकास को देख जानने के लिए। ठीक, प्रति व्यक्ति आय का मैंने आपको फार्मूला पहले ही बता दिया था, यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, इसको याद कर लेना, परीक्षा में एज इट इज लिख दोगे, मार्क्स मिल जाएगा। कुल राष्ट्रीय आय भगा कुल जनसंख्या। ठीक है, कुल राष्ट्रीय आय भगा कुल जनसंख्या, उस देश की कुल जनसंख्या। इसी आधार पर देशों और राज्यों की तुलना की जाती है। अगर किसी देश की आय ज़्यादा है तो माना जाता है कि वह देश विकसित है, लेकिन यह मापदंड अधूरा है। ये मापदंड अधूरा है। सिर्फ हम ये बात बोलें कि पैसा अधिक है तो देश भी अधिक विकसित होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यह मापदंड अधूरा क्यों है कि इसमें आय की असमानता नहीं दिखती। क्योंकि इसमें आय की असमानता नहीं दिखती। अब कैसे, अब समझो कि मान लो किसी देश में 10 ही लोग हैं, ये मानने के लिए मैं बोल रहा हूँ, 10 लोग किसी भी देश में नहीं होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और हमारे देश में तो बहुत सारे लोग हैं, 125 करोड़ लोग हैं। तो मान लो कि 2 व्यक्ति का आय 1-1 करोड़ रुपए है और 8 आदमी जो बाकी बचे वो 10-10 हज़ार रुपया कमाते हैं, तो ये भारी असमानता है। ठीक है, तो आप अगर कहोगे तो 2 करोड़ रुपया 2 व्यक्ति कमाए और यहाँ पे हो गया 10-10 हज़ार कमा रहे हैं तो 80,000, तो 2 करोड़ 80,000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो एवरेज इनकम बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन क्या वो प्रति व्यक्ति आय है एक्चुअल में? हाँ, प्रति व्यक्ति आय तो निकल गया, लेकिन क्या वहाँ पे ये पता चला कि कितनी गरीबी है? तो ये सिर्फ हम आय से नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आय की असमानता नहीं दिख पाती। ठीक है, दूसरा शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं दिख पाता। हो सकता है कि वो देश या वो राज्य बहुत ही समृद्ध हो, लेकिन वो नहीं दिख सकता कि कितने शिक्षित है और कितने लोग स्वस्थ हैं। ठीक है, धन से मजबूत हो सकता है कोई घर, धन से मजबूत कोई व्यक्ति हो सकता है, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि वो कितना शिक्षित है, कितना स्वस्थ है, ये नहीं पता चल सकता। ठीक, तो अन्य मापदंड भी हैं। विकास के सही ढंग से समझने के लिए हमें यह देखना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए? साक्षरता दर, कितना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये देखना
आवश्यक है, कितना लोग पढ़ लिख सकते हैं, ये साक्षरता दर है। जीवन प्रत्याशा, कितना लोग अपना लाइफ जी सकते हैं वहाँ पे, वो देखना जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाएं, वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है उस देश की, वो देखना जरूरी है। पोषण, वहाँ पे सभी लोगों को पोषण मिल पा रहा है कि नहीं, कितने लोग कुपोषित होकर तो नहीं मर रहे हैं, इन चीज़ों को देखना भी आवश्यक है। स्वच्छ जल, वहाँ पे पीने लायक पानी कितना मिल पा रहा है, ये भी हम देखते हैं। विकास को अगर देखेंगे किसी देश का तो ये भी देखेंगे। सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति क्या है, सार्वजनिक सुविधाएं क्या हैं, जो सरकारी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य कैसा है, हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है उसकी स्थिति क्या है, जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसकी स्थिति क्या है, जो पीडीएस सिस्टम है यानी जो राशन वितरण होता है उसकी स्थिति क्या है, ये सब भी देखना आवश्यक होता है। अब सार्वजनिक सुविधाएं, ऐसी सुविधाएं सरकार द्वारा सभी को मिलती हैं। सार्वजनिक सुविधाएं एक ऐसी सुविधाएं होती हैं जो सरकार द्वारा मिलती है, ठीक है, और लोगों के लिए बनाई जाती हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी, राशन। तो ये सब भी देखना जरूरी है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, तमिलनाडु के 90% लोग राशन दुकान का उपयोग करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में केवल 35% ही खरीदते हैं। इसका मतलब क्या है कि तमिलनाडु जो है वो, वहाँ ये देखा जाएगा कि वो ज़्यादा विकसित है, ना कि पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो राशन की सुविधा है वो बहुत कम है, लेकिन तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा है। तो लोग को जो जीने में खर्च पड़ रहा है वो कम पड़ रहा है, और वहाँ के लोग ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण जीवन जी रहे हैं पश्चिम बंगाल की तुलना में। इससे पता चलता है सार्वजनिक सुविधाएं जीवन स्तर सुधारती हैं। सार्वजनिक सुविधाएं क्या करती हैं बच्चों? जीवन स्तर सुधारती हैं। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था विकास चैप्टर का। इस तरह से मैं कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट और बना के इसको कंप्लीट करूं। थैंक यू।